शिवसेना ने की आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को राष्ट्रपति बनाने की मांग। संजय राउत ने कहा, मौजूदा हालात में होंगे सबसे बेहतर उम्मीदवार। उत्तर प्रदेश में मीट कारोबारियों की हड़ताल जारी। लखनऊ खंडपीठ ने नगर निगम से पूछा, क्यों रिन्यू नहीं किए जा रहे लाइसेंस। दुकानें बंद कराने के आदेश भी तलब किए। गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट से जुड़े अफसरों पर गिर सकती है गाज। सीएम योगी ने मंगवाई परियोजना से जुड़ी सभी फाइलें। छीने जा सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्रियों से उनके बंगले। चप्पल मार सांसद गायकवाड़ के समर्थन में संसद में उठी आवाज। शिवसेना ने एयर इंडिया के खिलाफ प्रस्ताव लाने की मांग की। स्पीकर ने भी कहा, बैन ठीक नहीं है। जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़। कुलगाम में 6 आतंकी गिरफ्तार। भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद। और धर्मशाला टेस्ट में टीम इंडिया की जीत पक्की। दूसरी पारी में 137 रनों पर ढेर हुई ऑस्ट्रेलियाई टीम। उमेश यादव, जडेजा, अश्विन ने झटके 3-3 विकेट। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। क्या उत्तर प्रदेश में सब कुछ बुरा ही है? हम कतई ऐसा नहीं मानते, लेकिन पिछले करीब हफ्ते भर से उत्तर प्रदेश में एक अलग सा माहौल दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि अफसर बहुत निकम्मे बने हुए थे, कोई काम ही नहीं हो रहा था। सड़कों पर सिर्फ रोमियोज का कब्जा था, उन्हीं का सिक्का चलता था। पूरे राज्य में सिर्फ गंदगी ही गंदगी फैली थी। यहां तक कि सीएम आवास को भी शुद्धिकरण की जरूरत पड़ गई और न जाने क्या क्या। नए सीएम योगी आदित्यनाथ, माफ कीजिएगा आदित्यनाथ योगी, क्योंकि नाम हाल के वक्त में हमने शपथ लेते वक्त देखा, उसमें थोड़ा सा चेंज हमें दिखा। आदित्यनाथ योगी की जो रफ्तार है वो भी काफी अच्छी है, लेकिन काफी कम दिनों में बहुत सारे सवाल भी पैदा हुए हैं। आज हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे कि क्या पहले उत्तर प्रदेश में सब कुछ बहुत बुरा था। एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे जिससे तस्वीर साफ होगी, लेकिन उससे पहले अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करवा देते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मौलाना अतहर हुसैन देलवी साहब, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं और अलग अलग विषयों पर लिखते पढ़ते रहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के हैसियत से भी काम करते हैं। शलभ मणि त्रिपाठी बीजेपी के नुमाइंदे के तौर पर लखनऊ से मेरे साथ हैं। राजीव त्यागी कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे, वो इस वक्त मेरे साथ गाजियाबाद से हैं। रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, लखनऊ से वो मेरे साथ हैं। कुछ ही वक्त में राजकुमार शास्त्री साहब भी होंगे, जो हिंदू धर्मगुरु हैं, वो भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे और अलग अलग पहलुओं पर हम समझेंगे इन तमाम लोगों से कि आखिर क्या है अलग अलग चीजों के मतलब। बहरहाल एक रिपोर्ट आप देखें, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। पूरा हफ्ता एक्शन से भरपूर रहा। मीडिया में योगी ही योगी छाए रहे। सवाल करें कि एक हफ्ते में यूपी में कितने काम हुए, तो गिनती भी शायद मुश्किल होगी। लेकिन विवादों की फहरिस्त भी कम लंबी नहीं। अफसर झाड़ू थामे सफाई में जुटे रहे, लोग मजे लेते रहे और विपक्ष भी। मुझे नहीं पता था कि अधिकारी इतना अच्छा झाड़ू लगाते हैं। अगर ये जानकारी हमें होती कि अधिकारी झाड़ू लगाते हैं बहुत अच्छा, तो झाड़ू बहुत लगवाया जाता उनसे। सवाल जरूर है कि संकेतों का ये एक्शन कितनी दूर तक जाएगा। फिर भी काम बुरा नहीं है। जिस चीज के साथ अवैध जुड़ा है, उसे बंद होने पर ऐतराज कैसा? लेकिन परिवार पालने के लिए सड़क पर छोटे मोटे दुकान लगाने वाले दुकानदारों को बेदखल किया जाता है, तो कुछ सवाल जरूर उठेंगे। सड़क चलती लड़कियों को छेड़ने वालों को पुलिस पकड़ती है, तो इससे अच्छा भला क्या होगा? लेकिन आपसी सहमति से पार्क में बैठे कपल्स को उठक बैठक कराई जाती है, तो सवाल जरूर पूछे जाएंगे। लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट में अगर घपला हुआ है, तो कार्रवाई होनी ही चाहिए।
पूर्व मुख्यमंत्रियों को अनाप शनाप सुविधाएं मिल रही हैं, तो एक गरीब राज्य में ऐसी चीजों पर लगाम लगनी ही चाहिए। लेकिन अच्छा होगा अगर इन एक्शन में हंगामे से ज्यादा ठोस नतीजे निकालने की मजबूत इच्छा शक्ति हो। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तो देखिए, हमने आपको सारे पहलू दिखाए। हर तरफ सिर्फ रोमियो ही रोमियो हैं। पार्क में अगर कोई अपनी मर्जी से एक लड़की एक लड़का साथ में बैठे हुए तो उस पर भी ऐतराज है। बहुत सारी चीजें हैं। बहरहाल सबसे पहले शुरुआत हम शलभ मणि त्रिपाठी से करते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। शलभ साहब, आपने पहले पत्रकारिता की है, अब आप राजनीति की दुनिया में हैं। पहले रिपोर्टिंग आप करते रहे लखनऊ से खासतौर से। क्या वाकई सब कुछ उत्तर प्रदेश में उतना ही बुरा था जितना बुरा इस वक्त दिखाया जा रहा है? नहीं, कौन दिखा रहा है? ये तो अगर आप उत्तर प्रदेश को बुरा दिखा रहे हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ इतना कर रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश की जनता ने जो जनादेश दिया है, जिन कामों के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुना है, वो काम हम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता में उत्साह है, उत्तर प्रदेश की जनता में उमंग है। उत्तर प्रदेश की जनता ये महसूस कर रही है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो शानदार काम कर रहे हैं, वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, वो कानून का राज स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ईमानदारी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये काम तो होने चाहिए। मुझे लगता है आपने खुद ही दोहरा दिया कि ईमानदारी लाने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम वो लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर रहे हैं, वो सारी चीजें ठीक कर रहे हैं। मतलब पहले सारी चीजें ठीक नहीं थी, आप यही कह रहे हैं ना? तो मतलब आप ही कह रहे हैं। जाहिर तौर पे ये तो आपको भी पता है कि ये तो आपको भी पता है कि सारी चीजें ठीक नहीं थी। नौकरियों में भ्रष्टाचार था, कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, जिस तरीके से महिलाओं के साथ छेड़खानी होती थी बुलंदशहर में हुआ हाईवे पर, ये आपको भी पता है। ठीक है, पार्कों में जो हो रहा है थी और इन घटनाओं को लेकर पार्कों में जो हो रहा है शलभ, लड़की लड़का अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ वहां बैठे हैं, उन्हें पकड़ करके लड़कों से उठक बैठक करवाई जा रही है, लड़कों को परेशान किया जा रहा है, ये भी उसी का हिस्सा है? नहीं, देखिए, बहुत स्पष्ट है कि ये पुलिस को निर्देश दिया गया है कि ऐसे लोग जो महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं, ऐसे लोग जो महिलाओं को परेशान करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरकार की मंशा पर मुझे लगता है कि कोई सवाल आपको नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत स्पष्ट तौर पे ये निर्देश है कि ऐसे लोग जो अराजकता फैलाते हैं, ऐसे लोग जो महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं, उनको बिल्कुल होना चाहिए शलभ। लेकिन मंशा को नापने का कोई बैरोमीटर अभी तक कुछ जगहों पर पुलिस ने ओवर रिएक्ट किया है। देखिए, ठीक है, ये अच्छी बात आपने, शानदार काम पुलिस ने ये अच्छी बात आपने एक्सेप्ट की है कि पुलिस ने थोड़ा ओवर रिएक्ट किया। शलभ, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। राजीव त्यागी मेरे साथ मौजूद है। राजीव साहब, कुछ पिछले 4-5-6 दिनों में जो एक पिक्चर सी निकल रही है वो उत्तर प्रदेश से, वो ये कि पहले सब कुछ बहुत खराब था, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर तमाम सारी सिचुएशन, अब बात जो है पूर्व मुख्यमंत्रियों तक भी आ चुकी है। क्या वाकई सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब थी जितनी अभी हम देख पा रहे हैं? देखिए, एनसीआरबी के जो डाटा हैं उन पे अगर विश्वास किया जाए, और उन पे विश्वास करना ही चाहिए क्योंकि वो केंद्र सरकार के डाटा हैं। ठीक है। अब आते हैं रोमियो स्क्वाड के ऊपर। निश्चित रूप से रोमियो स्क्वाड जो है एक ऐसा स्क्वाड है जिसमें शोधों पे नकेल कसी जानी चाहिए, और निश्चित रूप से शोधे कोई भी हो किसी भी स्टेट में उसमें नकेल कसी जानी चाहिए। लेकिन एनसीआरबी के डाटा कहते हैं महिलाओं के विरुद्ध अपराध में नंबर 1 पे मध्य प्रदेश, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे राजस्थान है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वर्तमान में, और 3 साल से लगातार नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे है एनसीआरबी डाटा के हिसाब से, विशेष रूप से बलात्कार के मामले में। तो वहां भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार में भी कार्य किया और अब भी कर रही है, उससे एक बात बहुत स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को किस तरह से बेहतर इन्वेस्टमेंट मिलेगा, बेहतर विकास मिलेगा, इसका खाका चीफ मिनिस्टर महोदय ने अभी तक खोला नहीं है, या उसका खाका अभी तक खींचा नहीं है। देखिए, स्लॉटर हाउसेज जो अवैध हैं उन पे कार्रवाई अगर सरकार कर रही है, बिल्कुल सही है, अवैध चीज पे कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कहीं को संशय नहीं। लेकिन हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूछ लिया, कार्रवाई होनी चाहिए, मैं उस पे आऊंगा। अवैध वक्तव्य हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उस पर सवाल कर लिया और 3 तारीख को उस पर हियरिंग है। वक्तव्य देते हैं और ये भी कहा कि वो ऑर्डर हमें दिखाया जाए जिस ऑर्डर के तहत सारी कार्रवाई कर लूं, क्योंकि अब मेरे को सुनाई कम आ रही है इधर से, कुछ टेक्निकल मैं आता हूं, आपकी ऑडियो में ठीक करवाता हूं तब तक। देखिए, अवैध बूचड़ खानों पे कार्रवाई हो रही है। हुसैन साहब, मैं कंप्लीट कर लूं प्लीज? प्लीज। मेरा मानना यह है कि जितने भी उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश में बूचड़ खाने हैं, उन बूचड़ खानों को अगर आप देखेंगे तो 2013 में अगर पूरे देश में, हेलो जी, हम सुन रहे हैं, 2013 में अगर पूरे देश में करीब
2013 में अपीटा की साइट पे जाइए, आप देखेंगे 2013 में करीब करीब 30 बूचड़खाने थे, 2014 में बढ़कर के वैध बूचड़खाने 53 हो गए, और 2016 में जाकर के 2015 में जाकर के वैध बूचड़खाने 62 हो गए। उन 62 में से 38 बूचड़खाने जो हैं वैध बूचड़खाने उत्तर प्रदेश में हैं। क्या सरकार वैध और अवैध का जो आपने अंतर डाला है, क्या अवैध बूचड़खानों को जिनको आप बंद करने की बात कर रहे हैं, जो छोटे मीट व्यवसायी हैं, और उन मीट व्यवसायी को क्या अब वैध करने जा रही है सरकार? क्या उनको लाइसेंस देगी या नहीं देगी? इस पे सरकार का कहीं भी कोई अपना एक दिशा नहीं है। मेरा कहना यह है कि लोगों को व्यापार मिलना चाहिए। गाय के विषय में बहुत स्पष्ट है कि 1955 में गाय को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने नियम और कायदे बना दिए थे, कानून बना दिए थे। उन कानूनों को सख्ती से लागू करिए और साथ साथ लोगों को न्याय दीजिए। ठीक है, लोगों को प्रताड़ित मत कीजिए। ठीक है, लोगों को बेमतलब में जाकर के आतंकित मत कीजिए। ठीक है, हाईकोर्ट भी कुछ ऐसी बातें कर रही है। मैं आता हूं राजीव त्यागी साहब, जरा एक खबर दर्शकों को दे दे, और तब तक प्लीज जरा मैं अपने पीसीआर डायरेक्टर से चाह रहा हूं कि जरा राजीव साहब तक जो ऑडियो जा रहा है वो जरा ठीक करवा दिया जाए। एक खबर ये आ रही है इस वक्त की लखनऊ में जो मीट की दुकानें और पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मीट की दुकानों को लेकर के हड़कंप मचा, उसे लेकर के हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की तरफ से एक सख्ती देखने को मिली। हाईकोर्ट ने नगर निगम से सवाल पूछा है कि जो मीट के कारोबारी हैं उनके लाइसेंस रिन्यू क्यों नहीं किए जा रहे, उनको नवीनीकृत क्यों नहीं किया जा रहा। हाईकोर्ट ने कहा है कि दुकान बंद कराने का आदेश भी वो देखना चाहते हैं कि क्या ऑर्डर्स हैं सरकार की तरफ से। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 अप्रैल का दिन तय कर रखा है। जो पिटिशनर हैं इस मामले में गिरीश कुमार सिन्हा, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। गिरीश साहब, जरा हमें समझाएं कि आपने क्या क्या बातें अदालत से कही थी और अदालत ने जो कुछ कहा है क्या वो आपको उससे आप संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई हैं? हम कोर्ट के आर्डर से पूरी तरह सेटिस्फाइड है और कोर्ट ने विषय को ठीक पकड़ा है। मैं आपकी बात को पहले सुन नहीं रहा था, लेकिन एक महोदय अभी बीच में बोल रहे थे तो थोड़ी सी बात मुझे सुनाई पड़ गई। दरअसल विषय यही है, न्यायालय में जो याची गए हैं उनको सरकार से कोई आपत्ति नहीं है, उन्हें पिछली व्यवस्था से आपत्ति है। जो पिछली व्यवस्था जो जिन राजनीतिक दलों के प्रबंधन में थी, उन लोगों ने इस विषय को इतने हल्के तरीके से लिया कि ये सभी लाइसेंसधारी मांस विक्रेता थे और इन मांस विक्रेताओं के लाइसेंसों का रिन्यूअल इसलिए नहीं हुआ कि इन सरकारों के द्वारा एनजीटी के नियमों के अधीन तमाम फालतू पत्राचार किए गए, लेकिन स्लाटर हाउसों का निर्माण नहीं किया गया। न दिल्ली की सरकार ने न लखनऊ की सरकार ने, इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। 2012 से विषय चल रहा था, जो दिल्ली में सरकार बैठी थी और जो लखनऊ में सरकार बैठी थी, इन लोगों के द्वारा इस पर मजाक उड़ाया गया और कुछ अपने राजनीतिक लाभ के लिए पिछले दरवाजे से पशु काटने का और मांस बिक्री का कार्य करते रहे। ये छोटे व्यापारी, इनके पास कोई रास्ता नहीं था, ये न्यायालय में गए कि हम नियमानुसार कार्य करना चाहते हैं, हमारा लाइसेंस रिन्यू किया जाए। लेकिन इन लोगों ने 1.5 साल तक न्यायालय में आकर जवाब नहीं दिया। आज भी ये याचिगण न्यायालय यही कहने गए थे कि साहब हम तो छोटे व्यापारी हैं, हम तो गोश्त बेचते हैं, हमारे पास लाइसेंस है, हमारे लाइसेंस का रिन्यूअल नगर निगम के द्वारा न करके अनुचित लाभ लेकर के व्यवसाय कराया जा रहा था। तो कृपया, और अब जो नई सरकार आई है ये पुलिस बल के जरिए लाइसेंस न होने के कारण हमारी दुकान बंद कर रही है, इसलिए हमारे लाइसेंस का नवीनीकरण कर दिया जाए। न्यायालय ने इस पर बड़ा कठोर रुख अपनाया और कठोर रुख अपना नगर पालिका को कहा कि आप कारण बताइए कि आपने लाइसेंसों का रिन्यूअल क्यों नहीं किया, न्यायालय में अभी तक जवाब क्यों नहीं दाखिल किया। और साथ में सरकार से पूछा आप ये बताइए कि क्या आपने नगर निगमों को इस तरीके से बलात् दुकानें बंद करने का कोई आदेश दिया है या ये इसी प्रकार से मनमानी तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। दोनों ही पक्षों को 3 दिन के अंदर न्यायालय में जवाब देने के लिए कहा गया है। बहुत अच्छे गिरीश साहब, मैं आपसे यही समझना चाह रहा था गिरीश साहब, क्योंकि मैंने जितनी स्टडी की इस शो से पहले, मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा था कि ऑर्डर कहां पर है, कौन सा ऑर्डर हुआ है जिसके तहत ये सारी एक्शन, सारी कार्रवाई हो रही है। आपने अपनी स्टडी, ये याचिका लगाई तो आपने स्टडी की होगी, आप जरा समझाएं कि कैसे ये सारी कार्रवाई की जा रही। क्या सिर्फ एक जो नई सरकार आई उसने जो वादे किए थे चुनाव के वक्त, उन वादों के बिना पर, या कोई ऐसा ऑर्डर वाकई जारी हुआ है? ये मजाक हो गया है। सरकार ने, जो सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, उसने ये कहा कि हम मैकेनिकल यांत्रिक कत्लखानों को बंद करेंगे। ठीक है।
जहां 2-2 हजार 3-3 हजार पशु प्रतिदिन काट करके उनका मांस विक्रय करने का लाइसेंस दिल्ली की पुरानी सरकारों के द्वारा निर्गत किया गया था, हम उन्हें बंद करेंगे। लेकिन इन नगर पालिकाओं ने उस उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा का दुरुपयोग किया और उसके जरिए यांत्रिक कारखाने तो चल रहे हैं, लेकिन इन गरीबों 1-1, 2-2 दुकानदारों को तकनीकी आधार पर इनका रोजगार बंद कर दिया है, ये भूखे मर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गिरीश कुमार सिन्हा जिन्होंने एक पिटीशन लगाई थी लखनऊ बेंच में, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में, और वहां से ये सवाल पूछे गए हैं सरकार से भी और नगर पालिका से भी सवाल पूछा है कि आप लाइसेंस आखिर रिन्यू क्यों नहीं कर रहे हैं, वो ऑर्डर दिखाएं जिसके बिना पर दुकानें बंद हो रही हैं। शलभ, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो ये बातें भी आपने जाहिर है सुनी होंगी। यांत्रिकी कत्ल खाने की बातें हो रही थी, जो स्लॉटर हाउसेज हैं जो मैकेनिकली ऑपरेट होते हैं उनको बंद करने की बात हो रही थी, लेकिन जो इसमें पिस रहा है वो उस तरह का कारोबारी पिस रहा है जो डेली गोश्त बेच करके, मांस बेच करके अपना पेट भर रहा था। इस पर क्या आपका रिएक्शन है सर? देखिए, मुझे लगता है कि आपने भी गिरीश जी की बात बहुत ठीक से सुनी होगी। गिरीश जी ने दो बातें बहुत महत्वपूर्ण कही। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने नवीनीकरण नहीं किया, लिहाजा लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हुआ तो इसका मतलब कि वो शॉप जो है अवैध है, और ऐसे में हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया। जो चीज अवैध है वो बंद हो रही है। नवीनीकरण करना चाहिए था, पिछली सरकार को करना चाहिए था। पिछली सरकार ने क्यों नहीं किया, इसकी वजह भी गिरीश जी ने बताई। गिरीश जी ने कहा कि पिछले रास्ते से पैसे लेकर लेन देन करके कुछ लोगों का नवीनीकरण किया गया। दूसरी बात उन्होंने बताई कि कुछ अवैध पशुओं की कटान कराई गई। तो आप क्या चाहते हैं कि हम अवैध पशुओं की कटान की अनुमति दे दें या बिना लाइसेंस के दुकानें चलाने की अनुमति दे दें? कल ही लखनऊ के एक रेस्टोरेंट के मालिक ने खुलासा किया। हम ये चाहते हैं कि आपने नगर निगम से ये क्यों नहीं पूछा कि अब तक लाइसेंस रिन्यू क्यों नहीं किए जा रहे थे? मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, एक मेरी बात पूरी होने दीजिए। रेस्टोरेंट के मालिक ने खुलासा किया है कि तमाम जगहों पर अवैध जो बूचड़ खाने चल रहे हैं उसमें मरे हुए जानवर काटे गए, बीमार जानवर काटे गए। उन्होंने खुद बताया है, बहुत बड़े रेस्टोरेंट के मालिक है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आप पता कर लीजिए, आपको भी पता होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि बीमार पशुओं को काट दिया जाता था, कुछ जगहों पर कुत्तों तक को काट दिया जाता था। ठीक है, सारी चीजें ये जो लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं, क्या वो चाहते हैं कि अवैध बूचड़ खाने में चलते रहे? रही बात नवीनीकरण की, तो देखेगी सरकार की नवीनीकरण क्यों नहीं हुआ, किस तरह का उसमें गड़बड़ी हुई। जिस बात का जिक्र गिरीश जी कर रहे हैं, हम इतना जरूर तय कर रहे हैं, ये जरूर सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो नियम है, जो कानून है, उसका 100% पालन होगा। हमारी सरकार से पहले तमाम अपराधी जेल के बाहर घूम रहे थे, हमारी सरकार आने के बाद जेल के अंदर जाने लगे। ये तो नियम है, इसमें हमारी सरकार ने ये कहा है कि हम कानून व्यवस्था का पालन करेंगे। तो पुलिस भी सक्रिय हो गई है, तमाम जगहों पर पुलिस के लोग वसूली करते थे, उनके सस्पेंशन की कार्रवाई शुरू हो गई। शलभ, एक चीज जोड़ लीजिए, क्या ये बेहतर नहीं होता कि पहले जो चीजें गड़बड़ हो रही थी उनको ठीक करने की कोशिश होती और नगर निगम से कहा जाता जो सही तरीके से काम कर रहे हैं उनके लाइसेंसेस को रिन्यू किया जाए, ताकि इस तरह की जो एक गहमा गहमी सी हालात बने हैं, हर तरफ एक हंगामा सा बरपा, ये नहीं बरपा होता। ये भी एक रास्ता हो सकता था। रास्ता वही है। देखिए, ये विषय कैसे सामने आता कि नवीनीकरण नहीं हुआ और बिना नवीनीकरण के बिना लाइसेंस की दुकानें चल रही हैं? इस बात की गारंटी कौन देगा कि जिस जगह पे बिना नवीनीकरण के चल रहे हैं बूचड़खाने, वहां बिना लाइसेंस के बूचड़खाने चल रहे हैं? इस बात की गारंटी कौन देगा कि यहां पर जानवर, मरे हुए जानवर नहीं काटे जा रहे हैं? तो एक प्रक्रिया शुरू हुई है, इस प्रक्रिया का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि ये आम लोगों के हित में प्रक्रिया है। आप जानते हैं कि किस तरीके से बूचड़खाने चलते हैं, वहां पर बाकायदे स्वस्थ पशु होना चाहिए, किस तरीके से वहां पर उसको काटे जाने की भी पूरा एक नियम है, पूरा कानून है, लाइसेंस होना चाहिए, ताकि जो लोग खाएं उनको किसी तरह का नुकसान ना हो। तो ये एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का स्वागत होना चाहिए, इसमें कोई मंशा खराब नहीं है। हम बस वही चाहते हैं कि जो नियम है उसका 100% पालन हो। बिल्कुल, नियम का 100% पालन होना चाहिए, लेकिन मंशा को नापने का कोई पैमाना ऐसा दरअसल है नहीं। लेकिन जो परेशानियां इस वक्त दिख रही हैं वो तो विजिबल है, वो आपको भी नजर आ रही है। राजकुमार साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज आप अपनी बात रख लीजिए। मैं शलभ जी यहाँ बैठे हैं, राजीव जी यहाँ पर बैठे हैं, और भी हमारे जो है धर्मगुरु जी बैठे हैं, मुस्लिम धर्मगुरु अतर साहब बैठे हुए हैं। मेरे मन में कई दिनों से एक प्रश्न आ रहा है कि ये गौ हत्या बंद होनी चाहिए, लाइसेंस वालों को जो है हत्या करने का लाइसेंस दिया जा रहा है। ये बात मैं समझ में नहीं पा रहा कि ये किस संविधान में, किस कानून में है कि किसी की हत्या करने का लाइसेंस दिया जाए। हत्या मैं समझता हूं चाहे वो कुत्ते की है, चाहे गऊ की है, चाहे भैंस की है, चाहे मनुष्य की है, यानी सब पर रोक लगनी चाहिए। सब पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि जितना शरीर मुझे अपना प्रिय है उतना ही कुत्ते को अपना शरीर प्रिय है, उतना ही गऊ को अपना शरीर प्रिय है। पाप पाप है। मृत्यु का जो कष्ट है वो जितना मनुष्य को होता है उतना ही पशु को भी होता है। क्या अगर वह किसी कर्मवश
पशु की योनि में चला गया तो क्या उसे अपना जीवन जीने का अधिकार परमात्मा ने जिसको किसी भी योनि में बना करके भेजा है, चाहे जेहि जौन जन्मो कर्म वशतः राम पद अनुराग हूं, तुलसीदास जी ने लिख दिया, किसी कर्म के प्रभाव से मैं किसी भी योनि में जाऊं तो क्या उसे अपना वह शरीर प्रिय नहीं है? इसी देश का जो राजा जड़ भरत, जिसके कारण आज इसका नाम भारतवर्ष है, जिस राजा भरत के राज्य में एक कीड़े पर भी अगर एक कीड़े को भी कोई मारता है तो उसे दंड दिया जाता, और वही राजा जड़ भरत, राजा रहुगण की पालकी को जिस समय लेकर के चलते हैं और वो पालकी अनबैलेंस होती, बड़ी लंबी कथा है धर्मशास्त्र में, तो वहां पर राजा रहुगण कहते हैं मैं तुझे मारूंगा क्योंकि तू मेरी पालकी। कुल मिलाकर लबोलो आप ये आप कह रहे हैं कि सारे सब तरह के जानवरों की कटाई पर रोक लगनी चाहिए, किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संस्थापनाए धर्मस्य प्रश्नाए तरस्य चा अवतीर्णो ही भगवान सेन जगदीश्वरा। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा कि उनको जिनको सर्टिफिकेट दिया गया है वो हत्या कर सकते हैं, उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया इसलिए हत्या नहीं कर सकते। ये बात इसका जवाब मैं शलभ से लूंगा, इसका मैं समझ में, और आपकी सरकार कोई भी है, सरकार चाहे अखिलेश जी के है या मोदी जी के है या योगी जी के है, उससे मतलब नहीं है मुझे। ठीक है, मतलब मुझे यह है कि हत्या बंद क्यों नहीं होनी चाहिए। और जब तक इस देश में गौ हत्या की बात मैं नहीं कर रहा, चाहे भैंस की हो चाहे कुत्ते की हो, जब तक इस देश में हत्या होती रहेगी ठीक है, यहाँ शांति नहीं हो सकती, सुख नहीं हो सकता, कोई प्राणी यहाँ सुखी नहीं रह सकता। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि सब तरह के जानवरों की कटाई रोकी जानी चाहिए। अतर साहब मैं आपके पास आता हूं, एक सेकंड जरा। रविदास मेहरोत्रा साहब इस वक्त मेरे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से आते हैं। रविदास साहब आप थोड़ी देर से जुड़ पाए, लेकिन शुरुआत इस बात को लेकर के हुई चर्चा की कि उत्तर प्रदेश में क्या पहले सब कुछ बुरा था, जो एक एक करके सारी चीजों की बारी आ रही है, उसमें अब पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले होंगे नहीं होंगे, उनको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, यहां तक बात पहुंच चुकी है रिवर फ्रंट से होते हुए। क्या पहले आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया काम, जो हालात इतने खराब कर दिए आपने? देखिए जो गोमती नदी है ये बहुत दूषित थी, बहुत गंदी थी, इस पे नाले खुलते थे और हम लोगों ने गोमती को सफाई अभियान चालू कराया और उस पे नाले खुलना बंद हुए, यहाँ तक कि गोमती की महाआरती शुरू हो गई और गोमती में रिवर फ्रंट बन गया, लोग वहाँ घूमने लगे। हम ये चाहते थे कि जैसे गोमती नदी साफ हुई है वैसे पूरे प्रदेश की सब नदियाँ साफ हो, वैसे ही गंगा भी साफ हो, लेकिन गंगा माई का सफाई का अभियान चला नहीं, कोई नदी और साफ नहीं हुई। हम लोगों ने गोमती साफ कराने के बाद ये कहा था कि सरकार अगली बनेगी तो अगली सरकार में प्रदेश की सब नदियां साफ होने का काम होगा। तो आज हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों ने जो 60% काम किया, जो काम रह गया उस काम को पूरा करने के लिए जनता ने आपको स्पष्ट जनादेश दिया है। नहीं, सिर्फ रह नहीं गया, स्लॉटर हाउसेस का पूरा काम अटका हुआ था और तमाम इस वक्त सूबे में एक हंगामा सा बरपा है। वो लोग जो रोज रोजी रोटी कमाते थे अपने मीट की शॉप के जरिए, वो सब परेशान हैं, उनकी दुकानें बंद हो रही हैं और इसके लिए जिम्मेदारी आपकी बनती है। अभी हमने गिरीश कुमार सिन्हा साहब से बात की जिन्होंने लखनऊ बेंच में पिटीशन लगाई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट के, और उनसे हमने बातचीत की और वो भी इस चीज का जो है जो बेरोजगार लोग हो रहे हैं, अरे हुसैन साहब कैसी बात कर रहे हैं, जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं उसके जिम्मेदार हम हैं, जिम्मेदार प्रदेश सरकार है जो वर्तमान में है। किसने बेरोजगार किया? लाइसेंस रिन्यू सर बहुत वक्त से नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे थे, इसका जवाब देंगे आप? लाइसेंस रिन्यू क्यों नहीं हो रहे थे कुछ वक्त से जी? लाइसेंस कुछ वक्त पहले से नवीनीकरण उनका क्यों नहीं किया जा रहा था? लाइसेंस नवीनीकरण नहीं हो रहे थे क्योंकि अगर जो पशु हैं, अब आप बताइए कि भारत सरकार जो है गऊ के मांस का एक्सपोर्ट हो रहा है, गौ वंश का जो मांस है उसका एक्सपोर्ट हो रहा है, गऊ का, बछिया का, बछड़े का भारत सरकार लाइसेंस दे करके उस मांस का एक्सपोर्ट करा रही है। अगर लाइसेंस और खुल जाए तो और भी जो भाजपा के तमाम वो सांसद MP MLA हैं जिनके नाम से बना हुआ है जो खाना, वहां पर और अधिक जानवर कट लगेंगे। तो अगर हमने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया तो हम दोषी हो गए, और अगर जो दुकानें बंद कर रहे हैं, जो लोगों का रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं। ठीक है रविदास साहब, मैं आता हूं, छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन उससे पहले अतर हुसैन साहब आता हूं मैं आपके पास, आता हूं सर, एक मिनट राजकुमार साहब एक मिनट प्लीज।
अतहर हुसैन साहब, आप भी उत्तर प्रदेश गए होंगे, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश आना जाना होता होगा, क्या वाकई वहाँ सब कुछ बहुत ख़राब रहा है पिछले वक्त में? देखिए, मेरा कहना ये है कि चुनी हुई सरकार, और चुनी हुई सरकार भी ऐसी जिसने एक ख़ास मजहबी पहनावे को कहिए, ये एक मजहबी पहचान के साथ आई है। और हम बचपन से सुनते हैं, चूँकि सब हम भारतीय हैं और भारतीय में हमने हर चीज़ को देखा है कि जान जाए पर वचन ना जाए। इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने अपनी हर चुनावी सभा में कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश के किसानों से ये वादा करता हूँ कि सत्ता में आने के बाद मैं उत्तर प्रदेश सरकार से कहूंगा कि पहली कैबिनेट की मीटिंग के अंदर आप किसानों का कर्ज माफ कीजिए। ये राजा के वचन की बात है। ये उसी देश में हम बात कर रहे हैं जहां वचन के लिए राजा दशरथ ने अपने सबसे प्रिय, और वो जिनको जानते थे कि विष्णु के अवतार हैं, वो जिनको जानते थे जो साक्षात जो है रघुपति हैं, उन्होंने उनको जो वनवास में भेज दिया। फिर ये कैसी सरकार है कि उसी राम की सौगंध के साथ वहां तक पहुंचे और वहीं पे वचन के यहाँ उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरी चीज, जहां तक ये बात करना है कि उत्तर प्रदेश में सियासत है, किस सरकार ने क्या करा, मुझको इससे कोई मतलब नहीं है। अगर बुरा था तो आप अच्छा कर लीजिए, आपको अच्छा करना चाहिए। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए, उनको ये मालूम होगा कि मोदी सरकार से पहले भारत विश्व के अंदर दूसरा सबसे बड़ा गोश्त निर्यात करने वाला था, लेकिन आज की तारीख में भारत नंबर 1 पे आ गया जो भारत से बाहर गोश्त भेजता है। एक तरफ प्रधानमंत्री अबू धाबी, दुबई, मुस्लिम वर्ल्ड, मस्कट, बहरीन जाके रिश्ते बनाते हैं, और रिश्तों में बात मालूम होनी चाहिए कि 34% जो हमारा कारोबार है वो गोश्त की सप्लाई पर ही है। तो लिहाजा ये दो रुखी पॉलिसी मत कीजिए कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि साहब हम देखिए, मेरा कहना बहैसियत मुसलमान में एक बात कहना चाहता हूँ, गोश्त मेरा ईमान नहीं, मैं समझ गया आपकी बात, गोश्त मेरा ईमान नहीं है, गोश्त नहीं खाऊंगा कुछ नहीं। और जो यहाँ तक हमारे सब्जी रोटी खा के काम चला लेंगे, सब्जी रोटी से काम चल जाएगा और चल सकता है। और जो आप कह रहे हैं, मैं चाहता हूँ अगर इस सरकार में इकबाल है तो ये सरकार ऐसा करे, सारे पेस्ट कंट्रोल, जितनी भी ऐसी चीजें जो किसी भी जीव को मारने की बात करती है, क्या वो चूहा मार दवाई हो या मच्छर मार दवाइयां हो, अगर इस सरकार में कुछ करने का जज्बा है तो करके दिखाए, मगर ये करना नहीं। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, मैं आपके पास अतर आऊंगा और ये समझना मुझे इस सवाल का जवाब कि क्यों इस फैसले को सीधे सीधे एक खास समुदाय यानी मुसलमानों से क्यों जोड़ करके देखा जा रहा है, और क्यों वही जब तस्वीरें दिख रही हैं हमें तो उसमें सिर्फ मुसलमान परेशान क्यों नजर आ रहे हैं। ये एक बड़ा पहलू है। एक छोटा सा ब्रेक, तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए।